आज हम 12वीं हिंदी ऐच्छिक की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित गद्य खंड के पाठ संख्या 6 में शामिल 4 लघु कथाओं पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत का जन्म 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। एक ख्याति प्राप्त अध्यापक होने के साथ साथ उनका रचनात्मक व्यक्तित्व भी हिंदी समाज के लिए महत्वपूर्ण रहा। असगर वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक, लघुकथा तो लिखी ही, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं रात में जागने वाले, पहर दोपहर, सात आसमान, कैसी आग लगाई। गद्य की सभी महत्वपूर्ण विधाओं में लिखने वाले असगर वजाहत की प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ और हाल ही में प्रकाशित कहानी संग्रह भीड़ तंत्र। असगर वजाहत हिंदी नाटकों को समृद्ध करने वाले नाटककार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उनके नाटक हैं फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा, अकी एवं हाल ही में प्रकाशित नाटक महाबली। इसकी खास बात यह है कि ये तुलसीदास के जीवन को उद्घाटित करता है। उनके नुक्कड़ नाटकों का संग्रह है सबसे सस्ता गोश्त। ऑडियो विजुअल क्षेत्र में असगर वजाहत ने गज़ल की कहानी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद एक लोकप्रिय धारावाहिक का लेखन कार्य भी उन्होंने किया है। अपने यात्रा वृत्तांतों से हिंदी में एक नई शुरुआत करने वाले असगर वजाहत अपने आप को सामाजिक पर्यटक या सोशल टूरिस्ट कहते हैं। उनके यात्रा वृत्तांत हैं अतीत का दरवाज़ा और स्वर्ग में 5 दिन। कुछ और नई तरह की रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं, जैसे बाकरगंज के सैयद, जो किस्सागोई विधा की एक रचना है, एवं सफाई गंदा काम है जैसा निबंध संग्रह जो ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को उठाता है। असगर वजाहत की भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरे तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उनमें सहजता एवं सादगी आ गई है। सींग निकलना, डुग्गी पीटना, पट्टी पढ़ाना, उल्लू बनाना जैसे भाषा के लोक प्रचलित रूपों से वे बड़ी सहजता के साथ व्यंग्य की रचना करते हैं। पाठ को पढ़ते हुए हम इसे देख सकते हैं। 12वीं हिंदी ऐच्छिक की पुस्तक अंतरा भाग 2 में शेर, पहचान, चार हाथ और साझा नाम से उनकी 4 लघु कथाएँ दी गई हैं। आइए अब समझते हैं कि लघु कथा क्या है। अपने आधुनिक स्वरूप में यह यथार्थ पर आधारित संक्षिप्त व कसे हुए शिल्प में बुनी कहानी जैसी, लेकिन उससे एकदम अलग कथात्मक विधा है। आकार में अत्यंत संक्षिप्त होने के कारण लघुकथा में अनुभूति की तीव्रता घनीभूत होती है, हमारी चेतना को एकदम झकझोर देती है। यहाँ विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं होता, थोड़े में अधिक कहने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। सांकेतिक एवं ध्वन्यात्मकता लघुकथा के प्रमुख तत्व हैं। व्यंग्य को इसका अनिवार्य गुण माना जा सकता है। लघुकथा में किसी एक अवयव, किसी के व्यक्तित्व की केवल एक विशिष्टता, एक घटनांश विशेष, एक संकेत, एक जीवन खंडांश हो सकता है। पाठ में संकलित लघु कथाएं सहज और भावपूर्ण शैली में लिखी गई हैं। असगर वजाहत की इन कथाओं की प्रतीकात्मकता, भाषा की सहजता और व्यंग्यात्मक शैली पाठकों पर इनके प्रभाव को बड़ा बना देती हैं। इन लघु कथाओं में इन्होंने व्यंग्य का सहारा लेते हुए समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की सत्यता को उद्घाटित किया है। पहली लघु कथा है शेर। यह एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है। लिखते हैं, कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहाँ जाते हैं,
और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंख बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। क्यों? क्या प्रमाण है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है? बताया गया मिथ्या है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। यह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और शेर दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि जब तक प्रजा शांत रूप से व्यवस्था के बनाए नियमों का पालन करती है, तब तक सत्ता मौन है। और जब कोई शेर अर्थात सत्ता की व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, सत्ता अपनी बुद्धवादी न्यायप्रिय रूप छोड़कर खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। यहाँ लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी कड़ा प्रहार किया है। दूसरी लघु कथा है पहचान। इस लघु कथा में कथ्य है कि राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। लिखते हैं, राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य था। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे ऐसा ही करवाते रहे। राज रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती, रामू और सिद्धू ने सोचा कि लाओ आंखें खोल कर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। आप जरा ध्यान से उन लोगों के नाम भी देखिए जो एकदम आम जनता से निकले हुए नाम हैं, और इस माध्यम से असगर वजाहत उस आम जनता की बात करते हैं जिसको हर राजा ठगने की कोशिश करता है। तीसरी लघु कथा है चार हाथ। इस लघु कथा में कथ्य द्वारा लेखक पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करता है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। लिखते हैं, एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हों तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा, लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद
वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। हार कर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम ना हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगुने मजदूर नौकर रख लिए। मजदूर पूंजीपतियों द्वारा बनाई व्यवस्था का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। असगर वजाहत ने यह दिखाया है कि वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हैं। मिल मालिक 2 मजदूरों का काम 1 मजदूर से करवाना चाहता है और 1 मजदूर की मजदूरी के रूप में मुनाफा कमाना चाहता है, और मजदूर वर्ग बिना विरोध किए इन पूंजीपतियों के शोषण का शिकार बनता जाता है। लघुकथा मजदूरों की लाचारी और शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। चौथी लघुकथा है साझा। इस लघुकथा में कृषि क्षेत्र के यथार्थ को सामने रखा गया है। उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। लिखते हैं, हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इसके पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था और अब उससे हाथी ने कहा कि अब उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसे बताया कि साझे में कभी उसका गुजारा नहीं होता, अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीटाया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ना खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी की मुंह की ओर खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत गड़प कर जाता है। यह लघुकथा आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। एक अच्छा लेखक सदैव अपने समय और समाज से जुड़कर लिखता है, इसलिए उसकी रचनाएं बाद आने वाले समय में भी सदैव प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनी रहती हैं। असगर वजाहत ऐसे ही लेखक हैं, जिनकी रचनाएं आज के समसामयिक संदर्भों में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं और अपने अर्थ के साथ प्रासंगिक बनी हुई हैं। जितनी बार भी इन्हें पढ़ा जाए, वे हर बार एक नया सामयिक संदर्भ देकर जाती हैं।